हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। आज हमारे पास टॉपिक है मोल अवधारणा। इसमें हमारे पास PYQs है। तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट की सारी DPPs मैंने आपको ऐप पे अवेलेबल करवा रखी है। 4 DPP हमारी हो चुकी है। स्टोइकियोमेट्री के बेस्ड क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, AMU वास्तविक भार उस पे बेस्ड क्वेश्चन, मोल कैसे फाइंड करते हैं उसके क्वेश्चन, ठीक है। थियरी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, DPPs आपको ऐप में अवेलेबल है। ये PYQs आप करेंगे चैप्टर अगर आपको आने लग गया है तो, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। बिल्कुल लेटेस्ट PYQs है। देखो, एक मोलल विलयन जिसमें विलय का 0.5 मोल होता है, ठीक है। इसमें विलायक का भार बता दो, नीट 2022 का क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो देखो, एक मोलल बेटा, एक मोलल मतलब मोललता जो है ना वो एक है, तो हम कहेंगे मोललता यानी मोलैलिटी की बात करो तो ये होती है मोल अपॉन विलायक का भार, है ना बेटा। मोललता क्या होती है? मोल अपॉन विलायक का भार। 1 किलो में कितने मोल से, और बाई चांस अगर ये भार ग्राम्स में है तो मुझे तो किलोग्राम चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ 1000 से डिवाइड करूंगी तो 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो भाई मोललता तो एक है ना, और मोल कितने हैं? तो आप कह रहे हो 0.5 है इंटू 1000, ठीक है, इक्वल्स टू, तो भाई विलायक का भार, है ना, इक्वल्स टू विलायक का भार, और किस में? तो हम कहेंगे ग्राम्स में। सॉल्व कर लो, है ना। तो पॉइंट उड़ा दो, कितना आ गया? 10 आ गया, 0 0 चला गया, तो मेरे पास आया 500। यानी विलायक का जो भार है ना बेटा, यानी मैं ऐसे लिख दूं W विलायक, विलायक का जो भार है वो आ रहा है 500 ग्राम, ठीक है। यानी 0.5 मोल बोल रहे हो, है ना, लेकिन फिर भी मोललता एक है। इसका मतलब विलायक कितना है? तो 500 ग्राम। जल्दी जल्दी में ML मत कर देना, हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम्स, ऑप्शन 1, ठीक है। कोई टेंशन, क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, 0.5 m HCl के 50 ml को न्यूट्रल करने के लिए 95% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से करानी, शुद्ध अशुद्ध की बात तो बाद में करेंगे। तो हम कहेंगे हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराओ। समीकरण बैलेंस करके लिखूं तो मेरे हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए प्लस CO2 प्लस वाटर। तो हम कहेंगे ठीक है, चलो मान लेते। अब देखो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से क्रिया कर लेता है ना। 2 मोल HCl से क्रिया करने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। आपके पास HCl के कितने मोल हैं? तो देखो, मोलर था तो 0.5 है, आयतन 50 है ना। थोड़ा साइड में सॉल्व करते। देखो, मोलरता बराबर क्या होता है? मोल बटे आयतन। क्या बेटा? मोलरता बराबर क्या होता है? मोल अपॉन आयतन। और मान लो आयतन मिलीलीटर में है, फिर 1000 से डिवाइड करो, 1000 ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं मोल निकाल देती हूँ, तो मोल आ गया M इंटू V अपॉन 1000, ठीक है। तो तुम्हारे पास मोलरता तो है 0.5, आयतन है 50, डिवाइड बाई 1000 करो, तो हम कहेंगे 0.5 इंटू 50 अपॉन 1000 कर लेते हैं। चलो फिर पॉइंट उड़ा दो, है ना। तो ये मेरे पास आ गया कितना? 25 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 0.025, ठीक है। तो देखो, अगर ये 0.025 है तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स चाहिए? तो मैं X मान लेती हूँ, समझे ना भाई। समीकरण तो कह रही है अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। तुम कह रहे हो नहीं 2 मोल नहीं है, मेरे पास तो इतनी मोलैरिटी का इतना वॉल्यूम है, तो M इंटू V क्या होता है? मोल्स होते हैं। तो 50 इंटू 0.5 जो है वो मोल्स आ गया, मिली मोल्स आ गया, क्योंकि वॉल्यूम तो मिलीलीटर में। तो 50 इंटू 0.5 कितना हो गया? तो मैं कहूँगी 0.25 ले लो, है ना। लेकिन 1000 से डिवाइड करना है तो ठीक है, फिर 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपके आ गया कितना? 0.00 है क्या बेटा? 25 है ना, पॉइंट नहीं 1000 ही तो है, हाँ 0.30 है ना, 25, ठीक है, 0.025 है। अब यहाँ मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ, तो देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 0.025, है ना, डिवाइड बाय क्या? 2, तो ये हो जाएगा 0.0125, ठीक है।
तो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आए, बाहर निकाल दो। तो हम कहेंगे ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे भार बटे अणु भर, है ना बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए मेरे पास कितने, 0.0125। बाहर मुझे निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भर कितना होता है 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3, समझे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार कितना है 100, तो मैं कहूँगी मोल कितना है 0.0125, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमारे पास भार आ जाएगा, है ना। कितना आया, तो देखो 1 2 3 4, 2 तो कम कर देती हूँ, है ना। तो फिर कितना आया ये 4 कम कर दो ना, तो ये कितना आया मेरे पास 0.0 क्या, ठीक है। 2 कम कर दूँ ना, तो ये आ गया मेरे पास 1.25, ठीक है, मतलब 1.25 मान लेती हूँ, ठीक है। तो भाई इतने ग्राम मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जल्दी जल्दी में 1.25 तुम आंसर मत कर देना, है ना, 0 हटा दो, 1.25 ग्राम तुम्हें लगेगा ये आंसर है। तो प्रतिशत शुद्धता भी तो पढ़ो, है ना। प्रतिशत शुद्धता मतलब कि 95% प्योर है, यानी कि अगर मैं 100 ग्राम लूँगी ना तो 95 ग्राम ही शुद्ध मिलेगा, है ना। प्रतिशत 95% प्योरिटी है, मतलब 100 ग्राम उठा रहे हो तो शुद्ध तो 95 ही, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ तो गड़बड़ है। अब यहाँ तो तुम सीधा फॉर्मूला लगा के करो, और बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो कॉन्सेप्ट बनाओ। तो देखो अगर 95 ग्राम चाहिए, मतलब मुझे मान लो चाहिए 95 ग्राम, तो लेना कितना पड़ेगा 100 ग्राम, क्योंकि 100 लोगे तो 95 भी तो काम का है, बाकी 5 तो कचरा है। तो हम कहेंगे ओके। तो भाई 1 ग्राम चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 100/95। अब तुम्हें चाहिए कितना, तुम्हें तो 1.25 चाहिए, है ना। तो बेटा 1.25 चाहिए, तो 100/95 × 1.25, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 100/95 डिवाइडेड बाय 1.25, तो मेरे हिसाब से 1.25 से तो आंसर ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। हमारा आंसर क्या आएगा, तो हम कहेंगे 1.25 से तो हमारा आंसर ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली 100/95 1 पॉइंट समथिंग है, तो या तो 1.25 से ज़्यादा वाला आंसर सेट हो जाएगा, तो ये तो हुआ नहीं, थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, है ना। या फिर तुम क्या करो, 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय क्या कर दो 95 कर दो, तो ये 1.315 आ रहा है लमसम, यानी कि 1.32। क्लियर है ना। दूसरा तरीका बताऊँ, थोड़ा सिंपल तरीका, तुम्हें लगे कि नहीं ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो देखो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, तो ओके। ठीक है, देखो अभिक्रिया आपको दी है, अभिक्रिया में लिख लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट +2 HCl। आंसर क्या है, तो हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड + CO2 + वाटर, 2 वाटर, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार 100 है, 100 ग्राम, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम, और 2 HCl है बेटा, तो 1 HCl का भार 36.5 होता है, Cl 35.5 और 1 हाइड्रोजन 36.5, तो तुम कहोगे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, ठीक है ना, क्योंकि आंसर्स ऑप्शंस में वेट है ना, तो ऐसे गेम खेल लो, ठीक है। अब इतने ग्राम के लिए इतना ग्राम चाहिए, तुम्हारे पास HCl का भार कितना है, तो हम कहेंगे हमारे पास तो मोलरता है, आयतन है, तो मोलरता वाला फॉर्मूला लगा लो। मोलरता का फॉर्मूला सबको याद होता है, मोलरता बराबर क्या, भार बटा अणु भार इंटू 1000 आयतन, ये तो सबको याद होता है ना। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन। तो मेरे पास मोलरता तो पड़ी है, आयतन पड़ा है, अणु भार HCl का 36.5 होता ही, तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ। तो हम कहेंगे हाँ ऐसे ईजी रहेगा। तो देखो मुझे बाहर निकालना है ना, तो मोलरता कितनी है 0.5 है, मोलरता कितनी है 0.5, अणु भार कितना है 36.5, ठीक है, मोलरता इंटू अणु भार हो गया, है ना। आयतन भी ऊपर ले जाओ तो भाई आयतन 50 ml में, और डिवाइड बाय क्या कर दो 1000, 2 0 और लगा लो, और तो क्या, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर है ना, वो क्या है, तो मेरे पास आंसर है 365 × 25,
365 इंटू 25 डिवाइडेड बाय कितना है 1 2 3 4, मतलब कि ये लिख लेती हूँ 0.0365। ठीक है, अब यहाँ से x निकाल, है ना, तो ये ज़्यादा इजी है, यहाँ से x निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिखाया तुम्हें, तो हम कहेंगे यहाँ से x तो निकल जाएगा, देखो, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 इंटू 36.5, ठीक है, इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 इंटू 0.0365 इंटू 25, 2 इंटू 36.5 x इक्वल्स टू दिस, तो x निकालो, तो हम कहेंगे 2 इंटू 36.5, ठीक है भाई, पॉइंट उड़ाओ, 0 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, अब चलो, तो भाई ये 3 0 कैंसिल, 365 कैंसिल, है ना, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 25/20, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, है ना, या मैं ऐसा लिख देती हूँ x बराबर मेरे पास है 25/20, ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये आंसर बन गया, 25 का आधा कर लो तो मैं कहूँगी 25 का आधा 12.5 और 10 से डिवाइड कर लो तो 1.25, तो ये चीज़ तो मेरे पास पिछली बार भी आई थी, है ना, मैंने अपना मेथड दूसरा यूज़ किया, वहाँ से भी मेरे पास वेट तो इतना ही आया था ना 1.25 ग्राम, अब भी वेट वही आया, ठीक है, तो पिछली बार मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, तुम डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लो, एक स्टेप तुम्हारा कम लगेगा, तो हम कहेंगे ठीक है, तो भाई इतने ग्राम, है ना, इतने ग्राम HCl को न्यूट्रल करना है या रिएक्शन करना है तो 1.25 ग्राम मुझे कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, ठीक है, तो 1.25 ग्राम आते बच्चा क्या करता है, टिक कर देगा, लेकिन आप सोचो बेटा प्रतिशत शुद्धता 95% है, मतलब अगर तुम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उठाते हो ना तो काम का 95 ही है ना, तो मेरे पास तो काम का 1.25 है, तो मैं कितना ले, तो 1.25 से ज़्यादा ले, आई बात समझ में, और नहीं तो तुम प्रतिशत शुद्धता का फॉर्मूला लगा दो, तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिशत शुद्धता बराबर शुद्ध का भार, है ना, अपॉन अशुद्ध का भार, प्योर अपॉन इम्प्योर होता है, अशुद्ध का भार इंटू 100, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अशुद्ध का भार चाहिए, शुद्ध तो मेरे को पता है 1.25 है मेरा एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ कितना लिखोगे 95, तो अब सॉल्व कर लो भाई, प्रतिशत शुद्धता लिख दो 95, 100 वहाँ चला जाएगा तो 95/100, है ना, इनटू, सॉरी मुझे तो अशुद्ध का भार चाहिए ना, अशुद्ध का तो मुझे पता है, तो अशुद्ध का भार निकालना है तो शुद्ध का भार लिख दो कितना 1.25 इंटू 100, ठीक है, अशुद्धता आ जाएगा और शुद्धता कितनी है 95, ये कर लो, ठीक है, तो अब तुम देखो 1250/95 कर लो, है ना, तो उत्तर जो है वो 1.25 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो इसका आंसर भी आपका लगभग 1.32 के आसपास आएगा, तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा आंसर ऑप्शन 4, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो कॉन्सेप्ट अभी बिना चल रहा है उसमें इसको वापस ले लेंगे, तीसरा तरीका बताऊंगी कि उससे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके 2 मेथड है सॉल्व करने के, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट देखो, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 78% है ना, और बाकी सब क्या है हाइड्रोजन, और मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो भाई कार्बनिक यौगिक में कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन मान लो 78 ग्राम है, तो बेटा प्रतिशत है ना, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो मैं कहूँ 100 में से 78 कम कर दो, है ना, तो कितना लिख दो 22 लिख दो, ठीक है, 80 90 100, ठीक है, 22 ग्राम है। अब मोल्स निकाल दो, तो ओके भाई मोल्स निकाल दो, तो बेटा मोल होता है भार बटे अणुभार, 78/12, और हाइड्रोजन का तो 22/1, तो ये तो 22 आ गया। अब मुझे बताओ 78/12 का जो आंसर है वो 22 तो नहीं आएगा, आएगा क्या, है ना, 12 24 36 48, ठीक है ना, 60 और 72, तो मैं कहूँगी नहीं 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मैं सॉल्व नहीं करना चाह रही हूँ तो मैं तो इसको 78/12 लिख लेती हूँ, ये मोल आ गए, है ना। अब मूलानुपाती सूत्र में मुझे सिंपल रेशियो चाहिए होता है ना, सिंपल रेशियो यानी सरल अनुपात,
तो सरल अनुपात कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या है उसको दोनों में डिवाइड कर दो। तो हम कहेंगे तो 22 है और ये 22 तो नहीं है। तो बेटा आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है, स्मॉल डिजिट है, छोटा नंबर है, उसको दोनों में डिवाइड करो, यानी 78/12 अपॉन 78/12, ताकि ये तो 1 बन जाए, है ना। और यहाँ छोटे से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, यानी 22 अपॉन 78 अपॉन 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 22 मल्टीप्लाई विथ क्या किया तुमने, 12, तो 264 डिवाइडेड बाय क्या है, 78, तो भाई ये आ रहा है 3.3, है ना। अब तो हम इसको और भी मल्टीपल कर सकते थे, लेकिन हमारे ऑप्शंस क्या है कि भाई सब में कार्बन तो एक ही है, सारे ऑप्शंस में क्या है, कार्बन एक ही है। तो हम कहेंगे कार्बन एक है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम 3.3 है ये। कार्बन एक है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन लगभग कितने हैं, 3, है ना। कार्बन एक तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3.3 है ना, 5 से कम है ना, तो आप लोगे 3.3, तो हम कहेंगे फिर हमारा आंसर बनेगा CH3। रेशियो कितना है, 1/3, तो आंसर हो जाएगा CH3। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मोल कार्बन परमाणु का भार 12 ग्राम है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या, तो बेटा 1 मोल का भार कितना होगा, तो हम कहेंगे परमाणु भार। अगर परमाणु है तो परमाणु भार और अणु है तो अणु भार, तो हम कहेंगे ठीक है 1 मोल कार्बन है यानी कि 12 ग्राम कार्बन है, तो कार्बन परमाणु कितने होंगे, तो हम कहेंगे कार्बन परमाणु कितने होंगे, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, तो हम कहेंगे 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन 4। क्लियर। तो ये आपका है बच्चों नीट यूजी 2020 का सवाल। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ किया ही नहीं इसने। नेक्स्ट देखो, नीट यूजी 2019 का सवाल क्या है, 2 मोलर NaOH के जलीय विलयन का घनत्व 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो विलयन की मोललता होगी। ठीक है, अब पहले तो ये देखो मोलरता दी है बेटा, 2 मोलर यानी 2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो भाई NaOH के मोल कितने हैं बेटा, तो हम कहेंगे NaOH के 2 मोल हैं। NaOH के मोल्स कितने हैं, 2, है ना। भार मुझे निकालना है, NaOH का मोलर मास जो है वो 40 होता है, तो हम कहेंगे 2 मोल NaOH यानी 80 ग्राम्स NaOH। ठीक है, तो मेरे पास विलेय का भार आ गया, है ना, NaOH यानी विलेय, तो मैं कहूँगी ठीक है। बाकी तो मैं बाद में सोचूंगी, NaOH की मोलारिटी 2 है, 2 मोल NaOH है, तो 1 मोल 40 ग्राम, 2 मोल 80 ग्राम, तो मैं कहूँगी ठीक है NaOH 80 ग्राम तो है। अब प्रति लीटर है ना बेटा, तो आयतन 1 लीटर है और घनत्व दे रखा है, तो मेरे को एक और फॉर्मूला याद आ रहा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब बेटा विलयन का आयतन दे रखा है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, तो द्रव्यमान भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, विलयन का भार आएगा। तो मैं कहूँगी विलयन का भार यानी कि घनत्व इंटू आयतन, D इंटू V। तो घनत्व 1.28 है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम प्रति ml, और आयतन कितना है, तो हम कहेंगे लीटर में दिया ना, 1 लीटर यानी 1000 ml, तो ये मेरा आ गया 1280। ठीक है ना, पॉइंट राउंड 20 कम कर दूं तो 1280 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, विलयन का भार 1280 है और विलेय का भार 80 है, तो विलायक का भार कितना होगा, तो हम कहेंगे विलायक का भार, विलयन के भार में से विलेय का भार माइनस कर दो, तो विलयन का भार 1280, विलेय का भार 80, तो विलायक का भार तो 1200 ग्राम हुआ। और ये मैं क्यों फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मोललता चाहिए और मेरे रिलेशन वाला फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, क्या ही टेंशन है, वैसे मुझे याद है बट तुम्हें एग्जाम में याद नहीं रहेगा इतने फॉर्मूले, तो ये सिंपल तरीका है। तो विलायक का भार तो हम कहेंगे ठीक है 1200 आ गया। अब मोललता क्या होती है बच्चा, तो मोललता होती है मोल प्रति
किलोग्राम, है ना। तो हम कहेंगे मोल तो 2 है, विलेय के मोल कितने हैं, तो भाई 2 मोल है ना। लीटर में हो चाहे किलो में, उसे क्या फर्क पड़ता है, मोल तो 2 है ना। विलायक का भार 1280, ग्राम्स में है तो नीचे 1000 से डिवाइड कर दो। तो अब तुम्हें क्या करना है, 200/128। अब सब आंसर जो है वो 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड है, तो फिर तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो 200 डिवाइडेड बाय, अगर तुम 28 करते हो तो ये दे रहा है 200 डिवाइडेड बाय 128 करते हो तो ये आंसर दे रहा है 1.56। ठीक है, तो 1.56 ये रहा हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 128 तो 1.56। क्लियर, सिंपल है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, अगेन नीट यूजी 2020 का क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो, हेबर प्रोसेस में अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन के अणुओं के मोल्स की संख्या। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस होता है जब आप नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं और आंसर क्या आता है, अमोनिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ 1 मोल लेते हैं बेटा तो यहाँ 3 मोल चाहिए और यहाँ 2 मोल बनेगा। ठीक है, अब आपके पास अमोनिया के 20 मोल है, आपको ये 20 बनाना है तो 10 गुना कर दिया ना, 2 का 20 कर दिया, 10 टाइम्स, तो ये भी 10 टाइम्स ले लो तो हम कहेंगे 30 मोल लगेगा। 2 चाहिए था तो 3 में दे दो, है ना। 2 बनाना है तो 3 ले लो, 20 बनाना है तो 30 दे दो, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन हमें चाहिए कितना, हमें हाइड्रोजन 30 चाहिए। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता। फिर देखो, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को H2SO4 में पास किया, फिर जो गैसीय मिश्रण बना उसको KOH में से पास किया। ठीक है, और STP पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट बताओ, है ना। ये भी आपका नीट 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं H2SO4 सांद्र H2SO4 में से किसी को पास करूंगी ना तो सांद्र H2SO4 पानी सोख लेता है, तेजाब होता है, जल का निष्कासन कर लेगा। और अगर मैं KOH में से पास करती हूँ गैसेस मिक्सचर को तो KOH का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो मतलब अब मेरी जो भी रिएक्शंस होंगी उनमें से CO2 गायब हो जाएगा, वाटर गायब हो जाएगा, और जो बचेगा उसको मैं चेक कर लूँ। ठीक है, तो देखो, पहले फॉर्मिक एसिड, तो बेटा फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, पास किस में से किया, तो आप कह रहे हैं सांद्र H2SO4। इसका काम है निर्जलीकारक, वाटर गायब करना। तो मैं कहूँगी देखो, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर उठा लेगा ना तो पीछे CO ही बचेगा। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन है मेरी, तो मुझे लग रहा है अगर मैं ये 1 मोल लेऊंगी ना तो ये तो खा जाएगा वाटर को, तो CO 1 मोल बनेगा। कितना लाए हो आप, तो हम कहेंगे भार तो है 2.3, मोल ले लो ना इसके, भार कितना है 2.3, अणु भार तो निकालो, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16, 32 प्लस 1। ठीक है, तो गिन लो, 32, 34, 35, 36 और 46, है ना। पॉइंट उड़ा दो, ये तो ये आ रहा है मेरे पास कितना, 1/20। तो बच्चे अगर 1 मोल लिया तो CO 1 मोल बनी। अब ये तुमने 1/20 लिया तो ये 1/20 बनेगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये तो 1/20 बचा है मेरे पास। फिर 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड भी है, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH। अब तुमने इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में से पास करा तो H2SO4 तो इसमें से भी पानी निकाल देगा, तो हम कहेंगे ठीक है, वाटर बाहर कर दो, CO2 भी बाहर हो जाएगा और CO भी बनेगा, 3 चीज़ें बनेंगी, वाटर, CO2 और CO। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, वाटर, CO2 और CO। अब वाटर तो H2SO4 खा जाएगा और KOH जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कॉस्टिक पोटाश है, CO2 गायब कर लेता है। तो मैं कहूँगी ये चीज़ तो गायब हो जाएगी, ये चीज़ गायब हो जाएगी, ये चीज़ बचेगी। अब ये भी समीकरण संतुलित है ना, वाटर, CO2 और CO। तो यहाँ अगर 1 मोल है तो भाई CO भी 1 मोल ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ कितने मोल है, तो हम कहेंगे भार तो 4.5 है, अणु भार
तो देखो 2 हाइड्रोजन 2, 4 ऑक्सीजन है, 16 4 जा 64, ठीक है, और 2 कार्बन है यानी 24, तो 24 64 और 2, 64 24 और 2, तो 64 24 88 और 2 90, तो ये 90 है। तो बेटा ये वापस हो गया 1/20। तो अब ये 1/20 है तो पक्का वो भी कितना होगा 1/20, ठीक है। तो बाकी तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, CO2 को KOH खा जाएगा, पानी को H2SO4 खा जाएगा, यहाँ भी पानी को H2SO4 खा जाएगा, तो मेरे पास गैसेस फॉर्म में CO और CO बचा। तो भाई यहाँ जो CO आया ना बेटा वो भी 1/20 था, और यहाँ पे भी जो CO आया वो भी 1/20 है। तो कुल CO के मोल तो मैं कहूँगी 1/20 प्लस 1/20 यानी कि 2/20 यानी कि 1/10, ठीक है। तो 1/10 आंसर होना चाहिए, लेकिन ये तो भार पूछ रहा है ग्राम्स में, फिर सॉल्व करो भाई, भार पूछ रहा है ना, तो मैं कहूँगी मोल इक्वल्स टू भार बटा अणुभार, मोलर मास। तो मोल तो 1/10 है, ठीक है, थोड़ा देखो जगह कम है, मोल तो 1/10 है ना, इनटू अणुभार, CO का अणुभार तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 और 12 कितना 28 इक्वल्स टू भार, तो ये आ रहा है 2.8 ग्राम्स। तो हमारा आंसर 2.8 ग्राम, हाँ है ना हमारे पास ऑप्शन 3, 2.8 ग्राम। क्लियर है, सिंपल है। थोड़ी इसमें थियरी भी पता होनी चाहिए थी कि KOH क्या करता है, H2SO4 क्या करता है, फिर आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो, किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है? तो बेटा 1 मोल में n अणु होते हैं, है ना। अब जहाँ मोल ज़्यादा वहाँ अणुओं की संख्या ज़्यादा, तो तुम चेक करो 18 ml, तो 18 ml जल मतलब 18 ग्राम मान लेती हूँ, घनत्व 1 है, तो 18 ml मतलब 18 ग्राम, और 18 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल में Na, ठीक है। अब यहाँ देखो 0.18 ग्राम, तो भाई 18 ग्राम में 1 मोल था, 0.18 ग्राम में तो 0.01 मोल हुआ, यानी 0.01 Na, तो अभी तक तो वो ज़्यादा है। फिर एक ATM 273 केल्विन टेम्परेचर पे जल वाष्प के इतने आयतन, अब मोल निकालो, मोल क्या होता है, दिया गया आयतन है ना, अपॉन 22.4, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक कम कर देती हूँ तो 4, 224 कम भी कर दूँ तो भी मेरे पास आ रहा है 10 की पावर -4 मोल, तो ये तो बहुत कम है ना, मेरे पास 1 मोल तैयार है, और ये तो 10 की पावर -3 है, ये भी कम है, ठीक है। तो जहाँ मोल ज़्यादा वहाँ अणु ज़्यादा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगेन 2018 की क्वेश्चन है, देखो सिंपल बनते हैं, मोल में से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। नेक्स्ट देखो, कौन ताप पर निर्भर करता है? तो बच्चे ताप पर निर्भर करती है वो इकाई जिसमें आयतन होता है, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, यानी मोल प्रति लीटर, है ना। तो मोल प्रति लीटर मतलब मोलरता, बाकी ये तीनों है ना वेट बाय वेट है, इनमें आयतन कहीं नहीं आता। मोल भिन्न क्या होता है, 1 के मोल अपॉन सबके मोल। भार प्रतिशत क्या होता है, 1 का भार अपॉन टोटल भार। और मोलालिटी क्या होती है, मोल्स पर केजी। तो हम कहेंगे कहीं पे भी जो है ना वो आयतन नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस वही सवाल, अच्छा री-IPMT में आया है 2015, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, जल के अणुओं की संख्या अधिकतम। तो बेटा 18 ग्राम जल मतलब 1 मोल, और 1 मोल में तो मैं कहूँगी Na, और यहाँ तो 18 अणु ही, या Na अणु तो है 10 की पावर 23, है ना, करोड़ों अरबों से ज़्यादा चल रहा है, यहाँ तो 18 अणु ही है, तो ये तो सबसे ही कम है। 1.8 ग्राम जल मतलब 1.8/18, तो भाई ये तो 0.1 मोल, यानी ये तो 0.1 Na, है ना। अधिकतम पूछा था, Na तो मेरे पास पड़ा है। और 18 मोल जल, तो बेटा 18 मोल मतलब 18 Na। तो अब तुम देखो सर्वाधिक आंसर क्या है, Na नहीं भाई 18 Na, और 18 अणु तो सबसे कम हो गया है ना, तो आंसर हो जाएगा 18 Na। सिंपल है
है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एवोगैड्रो नंबर को 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से बदल के 6.02 इंटू 10 की पावर 20 कर दे, ठीक है, तो क्या चेंज होगा। संतुलित समीकरण में परस्पर रासायनिक स्पीशीज का अनुपात, मतलब अगर मेरी एक इक्वेशन है, जैसे मान लो ये इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो एवोगैड्रो नंबर का इससे क्या मतलब है, एक अणु और दो अणु, है ना। अब आपके एवोगैड्रो नंबर में कितने भी अणु हो तो भाई अनुपात तो सेम रहेगा ना, एक और दो, इसका कोई लेना देना नहीं। फिर यौगिकों में परस्पर तत्वों का अनुपात, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे HCl है तो HCl में H और Cl का अनुपात क्या है, 1:1, तो इसका कोई एवोगैड्रो नंबर से लेना देना नहीं है, रेशियो का कोई लेना देना नहीं है, अनुपात का। द्रव्यमान की परिभाषा ग्राम यूनिट में और 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की परिभाषा क्या थी, तो उसमें तो हम वैसे भी करते थे, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कोई तत्व का भार कितना गुना भारी है ना, तो वो तो कंपैरिजन है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 मोल कार्बन, तो इसमें क्या फर्क पड़ा, तो भाई देखो एक हमारे लिए तो 1 मोल कितना होता है, 6 × 10⁻23, और इतने अणुओं का भार कितना आया, तो हम कहेंगे 12 ग्राम। अब आप कह रहे हो नहीं एवोगैड्रो नंबर, इसकी जगह हम इसको मान लेते हैं 20, तो अभी 12 ग्राम थोड़ा ना आएगा बच्चा, है ना, यहाँ 1000 कम हो गया, तो ये भी 1000 से डिवाइड कर दो, ये भार इतना है। इतने अणुओं का भार 12 ग्राम होता है, इतने अणुओं का भार 12 ग्राम थोड़ा ना होगा, इतने अणुओं का भार तो 0.012 होगा, तो हम कहेंगे हाँ ये भार जो है ये यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कितना बन रहा है बेटा, 8 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है वो नहीं दिया, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रतिशत शुद्धता, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, MgCO3 है ना, अपघटित होता है तो ये बना रहा है MgO और CO2, ठीक है। अब 2015 है ना, अब देखो MgCO3, Mg का भार कितना, तो मैं कहूँगी Mg का भार 24, कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का भार 16 × 3 48, ठीक है, यानी 48, 50, 60 और 84 ग्राम अगर मैं ये लेती हूँ, अगर मैं 84 ग्राम लेती हूँ तो ये मुझे कितना चाहिए, कितना बनेगा, तो मैं कहूँगी Mg का 24, ऑक्सीजन का 16, यानी 30 और 40, है ना। तो अगर मैं शुद्ध की बात करें, अशुद्ध मुझे कुछ नहीं पता है, तो अगर मैं ये 84 ग्राम लेती हूँ ना बच्चे, तो वो मुझे 40 ग्राम प्राप्त होता है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं ये तो 8 ग्राम बन रहा है, ठीक है, तो ये 8 ग्राम अगर बन रहा है तो ये मुझे कितना लेना चाहिए, तो मैं कहती हूँ x ग्राम मान लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये इसका 1/5 है, 5वां हिस्सा है, तो इसका भी 1/5 कर लो, है ना भाई, 8 बन जाए 40 होता है ना, तो 40 डिवाइडेड बाय क्या 5 करो तो 8 आएगा, तो इसको भी डिवाइड बाय 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसको x मान लो, और मैंने तुम्हें सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो x की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो 40x बराबर 84 × 8, तो आया तो वही ना 84 × 8 अपॉन 40, है ना, तो ये 5। अब सॉल्व कर लो, 5 × 5 3, 6 है ना, 4, तो वापस 16.8 ग्राम, ठीक है। तो क्या किया आपने, 84 को 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वापस देखो तुम 84 डिवाइडेड बाय 5 करा ना, हाँ 16.8 ग्राम, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब क्या है कि भाई अगर ये 8 ग्राम बनाना चाहते हो ना, तो ये 16.8 ग्राम की ही जरूरत है, शुद्ध इतना ही हो, तो तुम कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, हमने तो 20 ग्राम लिया, तो मतलब शुद्ध तो 16.8 ही है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध ही है, ठीक है। तो प्रतिशत शुद्धता पूछी है ना, तो प्रतिशत शुद्धता का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले तो आया था, परसेंटेज प्योरिटी, प्रतिशत शुद्धता कितना परसेंट शुद्ध है ना,
जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि है ना, मतलब मान लो गोल्ड है ना, और मैं कह रही हूँ कि है ना 90 मिलीग्राम ही सोना है, और है ना पैसा तो उसने है ना 100 मिलीग्राम का ले लिया, है ना, पैसा तो उसने 100 का लिया, लेकिन है तो उसके अंदर गोल्ड 90, तो तुम कहोगे शुद्धता 90% है, मतलब 100 लो और सोना तो आपको 90 मिलेगा। तो तुमने किया क्या, 90/100 इंटू 100, तो शुद्ध बटे अशुद्ध इंटू 100। तो बेटा शुद्ध मतलब मुझे तो 16.8 ग्राम चाहिए था, अब तुम 20 लाए तो बाकी तो कचरा ही है ना, ठीक है, तो ऐसे कर लो 16.8/20 इंटू 100, तो 25 हो गया, है ना। तो 80 से ज़्यादा तुम्हारा आंसर आ गया, चेक कर लो, 16 पंजे 80 तो ऐसे ही होता है। तो 16.8 मल्टीप्लाई विथ 5 कर लो तो 84% आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 84। क्लियर है, सिंपल है ना। फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख दो, प्रतिशत शुद्धता बराबर शुद्ध का भार बटे अशुद्ध का भार इंटू 100, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, 1 m जलीय विलयन में विलेय के मूल अंश होंगे 2015, ठीक है। अब देखो 1 m मतलब 1 मोलल, है ना बेटा, स्मॉल m मतलब 1 मोलल, और 1 मोलल मतलब समझे 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। अब देखो विलेय और विलायक, तो 1 ये क्या होता है, ये विलेय है, विलेय के 1 मोल, और केजी मतलब विलायक, 1 किलो विलायक है, और हम विलायक को जल ही लेते अगर नहीं दिया है, और दिया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो विलेय के मूल 1, विलायक के मूल तो होंगे तो 1 किलो है यानी 1000, अणुभार कितना है 18, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 55.5। अब विलेय के मूल भिन्न, है ना, विलेय के मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या होता है, 1 के मूल अपन सबके मूल, तो विलेय के खुद के मूल तो है 1, कुल मूल है 1 + 55.5 यानी 1/56.5। अभी आंसर याद रखना 0.017 हाँ ये रहा, है ना, ये अपने एनसीईआरटी में कितनी बार आ चुका है 0.017, ठीक है। सॉल्व कर लेना, नहीं भी करोगे तो याद रखो, जैसे 1000/18 याद रखते ना 55.5, वैसे इसको भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, जब 50 ml 16.9% AgNO3 के सॉल्यूशन को 50 ml 5.8% NaCl विलयन के साथ मिक्स करते हैं तो बनने वाले अवक्षेप का भार क्या होगा, ठीक है। अब देखो AgNO3 को NaCl के साथ मिक्स किया और उत्तर है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना, 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। अब ठीक है, यहाँ देख के तो लग रहा है कि भाई अगर ये 1 मोल उठाते हो तो ये भी 1 मोल चाहिए और ये 1 मोल बनेगा, ठीक है। अब ये मोल कहाँ दिया है, आपने तो दिया है 50 ml 16.9%, 16.9% समझे, 16.9/100 है ना, यानी ये विलेय का भार है और ये विलयन का आयतन है, ठीक है। और अब आपने जो भी आयतन का बॉटल में सॉल्यूशन बनाया उसमें से निकाला कितना है, तो बेटा निकाला तुमने 50 ml, है ना, मतलब मोल को मुझे लिखना है m × v, यहाँ पे भी क्या लिखना है m × v, ठीक है। तो मोल मोल मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब मोलरता का फॉर्मूला m × v समझे ना बेटा, मोलरता क्या होता है, मोल बटे आयतन, मोलरता क्या होता है, मोल बटे आयतन, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई आयतन जो है वो तो मेरा क्या है मिलीलीटर में, ठीक है, तो ये मिली मोल आ जाएगा, है ना, मिली मोल आ जाएगा m × v जब आयतन क्या हो ml में हो, ठीक है। तो मैं कहूँगी ये मिली मोल, ये भी मिली मोल, आंसर आएगा वो भी मिली मोल, फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। याद रखना आंसर मिली मोल में आएगा, है ना। तो देखो मोलरता, तो मोलरता होता है भार 16.9 ग्राम बटे अणु भार, तो अब इसको सॉल्व करो भाई। तो देखो Ag का कितना होता है 108 ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना, 108 और 14,
108 और 14 कितना हुआ, 108 और 14 110, 112 और 124, ठीक है। 124 और 48, 16 इंटू 3, तो 124 और 48 यानी कि 124 और 8 ले लो तो 132 और 40 और जोड़ दो तो 172 गया क्या, 132 और 40, ठीक है। इनटू मोलरता क्या हो गया, भार बटे अणुभार इंटू 1000 अपॉन आयतन, तो भी परसेंटेज है ना, आयतन 100। अब ये मोलरता का फॉर्मूला है, भार अणुभार 1000 आयतन इंटू वी, आपने इसका 50 ml निकाला है, ठीक है। तो ये तो मेरा AgNO3 का रिलेशन आया। अब वहां जाओ NaCl, तो हम कहेंगे ठीक है, इसका भार एक बार चेक कर लेना बेटा, 108, 14 और 48, ठीक है, 16 और 4 20, 4 6 7 लगा था मुझे 170 होगा, ठीक है। ये ठीक है। अब चलो NaCl पहले मोलरता निकालें, तो बेटा भार कितना है, तो भार है 5.8, है ना। अणुभार तो NaCl का 58.5 इंटू 1000 बटे आयतन, तो परसेंटेज है ना ये भी, तो आयतन 100 इंटू आपने इसकी बॉटल से कितना निकाला 50 ml। जैसे अपन डाइट्रेशन करी होगी आपने 11th-12th में, तो सॉल्यूशन तो पूरा बॉटल बन के बनाते हैं या आपको बहुत सारा दे देते हैं, आप तो 20 ml पिपेट आउट करते हो ना, तो m इंटू वी लेना है ना। हमने बॉटल में से कितना निकाला 50 ml। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब देखो इसको मैं लमसम सॉल्व करेंगे ना, नीट में आया हुआ है तो बच्चों ने इतना तो करा नहीं होगा, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो लगभग डेटा बिठाते हैं। लो ठीक है, 169 को लगभग काट देती हूँ मैं, ठीक है, एक मान लेते हैं। अब मेरे पास 0 है 1 2 3, ठीक है, 50 मिलीमोल, और 50 से कम है बेटा क्योंकि 170 ज़्यादा है ना, तो 50 से आंसर मेरा थोड़ा कम है, लेकिन चलो मैं लगभग ले लेती हूँ 50 मिलीमोल, ठीक है। यहाँ देखो तो देखो ये 58.5 है ना, तो मैं क्या करती हूँ 58.5 को लगभग मैं लगभग लिख रही हूँ, तो मैं इसको 58 लिख देती हूँ। अब पॉइंट उड़ाओ, तो ये 3 0 कट गए, 58.5 लगभग लिखा है मैंने क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, फिर करोगे कैसे। तो देखो तुम करोगे कैसे वो बता रही हो, 58 काट दो तो ये भी मेरा 50 मिलीमोल आ रहा है, तो मैं कहूँगी ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये बेटा 1 मोल था ना तो ये 1 मोल चाहिए था और वो बनता 1 मोल। अब तुम कह रहे हो ये 50 मिलीमोल, ये 50 मिलीमोल, मतलब जो बनेगा वो 50 मिलीमोल, 50 से कम ही होगा, 49 से कर लेना, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो 50 मिलीमोल। अब Ag मोल बराबर क्या होता है, तो मैं कहूँगी मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तुम्हारे पास 50 मिलीमोल है, कितना बना ये 50 मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारे पास मिलीलीटर में था, तो 50 मिलीमोल मतलब समझे 50 बटे 1000, 50 मिलीमोल मतलब 50 बटा 1000, मिली हटाओ तो फिर 1000 से डिवाइड करो, ठीक है ना। और भार और अणुभार, तो AgCl का अणुभार 108 और 35.5, तो ये तो 143.5 होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको 143.5 से मल्टीप्लाई करो, है ना ये। अब तुम देख लो, पॉइंट उड़ा दो, फिर 0, ठीक है। तो 25 5 5 25, 25 5 2 ले लूँ, ठीक है, 15 और 2 17, 1 20 और 21 2, 5 और 2 7 और 10 की पावर -3, 1 2 3, ठीक है। तो मेरा आंसर 50 से थोड़ा कम ही था, है ना, तो भी 7 के आसपास आंसर आ जाना चाहिए, 7 से कम ही आना मेरा आंसर वैसे तो, पर 7 मान लो, और आंसर तो वैसे भी बहुत दूर दूर है, तो अब देखो मैच कर गया ना, है ना। तो उन्होंने ऐसे किया होगा तब जाके पहुंचे होंगे आंसर में, तो पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर तुम समझ सकते हो इतना टाइम नहीं होता, और वही तो आपको कैलकुलेशन में उलझ जाएगा, यहाँ की कैलकुलेशन में उलझ गए तो बायो के 2 सवाल छूट जाएंगे। इसलिए अप्रॉक्स लेके जब आंसर्स में काफ़ी सारा डिस्टेंस होता है ना बेटा, 7 और ये 14 डबल है, ये तो आधा है, ये 4 गुना है,
तो आंसर्स में काफ़ी डिस्टेंस है, तो फिर तुम अप्रॉक्स लेके कर सकते हो। क्लियर है, आ गई बात समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। जब 22.4 लीटर हाइड्रोजन को 11.2 लीटर क्लोरीन के साथ सामान्य ताप और दाब पर मिश्रित करते हैं तो HCl कितना बनेगा? 2014 नीट यूजी। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराओ, HCl तो 2 बनता है। अब अगर आप ये अगर आप ये एक वॉल्यूम लेते हो, एक आयतन, तो ये भी एक आयतन चाहिए और ये 2 आयतन बनता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं हाइड्रोजन तो 22.4 लीटर है और क्लोरीन जो है ना बेटा 11.2 लीटर है, तो ये कितना बनेगा? तो देखो एक पे एक चाहिए, एक पे एक चाहिए, तो 22.4 पे 22.4 चाहिए, तो आप कहोगे नहीं है, नहीं है मतलब कम पड़ गया। कम पड़ गया तो पिछले लेक्चर में सिखाया था, आई बटन में देखना, लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक मिलेगा, है ना? तो नहीं है मतलब 11.2 लीटर कम पड़ गया है। आपने मांगा 22.4, नहीं, जो चीज़ कम पड़ गई उसको सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और ये डिसाइड करेगा आंसर कितना होगा। तो हम कहेंगे देखो अगर ये 1 था तो तुम 2 बनाते थे, अगर ये 11.2 है तो इसका आंसर 22.4 होगा, है ना? तो इसने पूछा भी क्या है, HCl के कितने मोल बनेंगे? तो भाई HCl का तो 22.4 लीटर बनेगा, और 22.4 लीटर मतलब समझते हो 1 मोल, तो 1 मोल बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल HCl। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ही है ना क्वेश्चन? हाँ लास्ट है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2014 से, है ना? और बाकी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन लिए, इसके पहले वाले भी मैंने आपको नीट के PYQs दे रखे मोल कॉन्सेप्ट के। क्लियर? तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।